एक हल्की सी चीख उसके गले से निकली और फिर उसकी अकेली आंख बेनूर होती चली गई। उसकी लाश बिजली की भट्टी में डाल दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता वह बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मंजर बदल गया। ब्रूनो के बेहोश होते ही डी सिल्वा ने ब्रूनो को ब्लू रूम में पहुंचाने का हुक्म दिया। बॉस, इसका खत्म मत कर देना, एक मसलहा आदमी ने कहा। नहीं, यहां नहीं, वरना जीगर फॉल हमें पाताल तक नहीं छोड़ेगी, डी सिल्वा ने कहा। और फिर वह तेजी से चलता हुआ एक और कमरे में पहुंचा। उस नए कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर एक मेज की खफिया दराज खोलकर उसने वह डिबिया उसमें से निकाली जिसमें ब्लू कैप्सूल मौजूद था। अब इसे फौरन ठिकाने लगा देना चाहिए, डी सिल्वा ने बड़बड़ाते हुए कहा, और डिबिया को मेज पर रखकर उसने जल्दी से मेज के ऊपर रखे हुए एक मुस्ततिल सांचे के ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकली और कुछ ही लम्हों बाद उसमें से एक करकट सी आवाज बरामद हुई। यस, ऑकलैंड ओवर, करकट आवाज में कहा गया। मैं सागा 1 बोल रहा हूं, ब्लू कैप्सूल मेरे पास पहुंच चुका है, रकम का इंतजाम किया जाए, ओवर, डी सिल्वा ने आवाज बदलकर कहा। ओह, वाकई तुम सच कह रहे हो? हमें तो रिपोर्ट मिली थी कि जीगर फॉल ने स्पेशल एजेंट भेजा है, ओवर, दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा गया। हाँ, भेजा था। उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए मैंने गड़बड़ कर दी और मिलिट्री इंटेलिजेंस को सही वक्त पर गुमनाम कॉल करके हेलीकॉप्टर के बारे में बता दिया। इसलिए एक वॉर फाइटर स्क्वाड्रन ने उसे घेर लिया, लेकिन स्पेशल एजेंट उनका घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि प्रोग्राम अपसेट होने के बाद वह पहली फुर्सत में मुझसे राब्ता करेगा उसके पास, और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए और मेरी उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक वह मेरे पास पहुंच गया और मैंने उसे हलाक करके उससे ब्लू कैप्सूल हासिल कर लिया है। अब आप फौरन रकम भेजकर वह कैप्सूल मुझसे हासिल कर लीजिए, ओवर, डी सिल्वा ने कहा। ठीक है, हमारा एजेंट कल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वह रकम तुम्हारे हवाले करके कैप्सूल तुमसे ले लेगा कल 10 बजे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कोड तय कर लीजिए और सुनिए, नोट असली और छोटे होने चाहिए, ओवर, डी सिल्वा ने स्पॉट लहजे में कहा। रकम असली होगी, बेफिक्र रहो, लेकिन तुम भी याद रखना, अगर कैप्सूल में कोई गड़बड़ हुई तो ओकलैंड तुम्हें पाताल से भी तलाश करने की काबिलियत रखता है, दूसरी तरफ से भी सख्त लहजे में कहा गया। ठीक है, कोड बताइए, ओवर, डी सिल्वा ने कहा। और फिर दोनों के बीच मुलाकात की जगह और कोड तय होने लगे। जब दोनों तरफ से कोड तय हो गए तो डी सिल्वा ने एक लंबी सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब वह पूरी तरह मुतमिन था कि उसने अपना मंसूबा पूरा कर लिया है। उसने ब्रूनो को जानबूझकर अलग अलग मुल्कों के नाम बता दिए थे, जबकि उसका किसी भी मुल्क से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस ब्रूनो को भेजने पर उसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि ब्रूनो को भेजने का मतलब था कि चीफ बॉस ने उस पर उसकी काबिलियतों पर भरोसा नहीं किया, और उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था कि वह ब्रूनो को हराकर उससे यह ब्लू कैप्सूल हासिल करेगा और फिर उसे सही पार्टी के पास बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएगा और अपना इंतकाम भी पूरा करेगा। चुनांचा उसी दिन से उसने छुपकर इंतजाम करने शुरू कर दिए। उसे ब्रूनो के फरार के बारे में सारी मालूमात थीं, क्योंकि हेडक्वार्टर की हिदायतों के मुताबिक ये सारे इंतजाम उसी ने खुद किए थे। जब तयशुदा वक्त पर गाड़ी में मौजूद उसके साथियों ने उसे ब्रूनो की आमद का इशारा दिया तो उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक गुमनाम कॉल की और उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में बताकर रिसीवर रख दिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि खतरे की सूरत में पायलट ने ब्रूनो को नीचे उतारना है, और फिर ये बात बिल्कुल थी कि ब्रूनो इस मुल्क से निकलने के लिए यकीनन उसी से राब्ता करेगा, और वही हुआ। हर काम उसकी उम्मीद के मुताबिक चलता चला गया और ब्रूनो कैप्सूल समेत सीधा उसकी झोली में आ गिरा। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि ब्रूनो
एक स्पेशल एजेंट है, ऐसे लोग बेहिसाब सलाहियतों के मालिक होते हैं, इसलिए अगर जरा सा भी शक हो जाता तो सारा खेल पलट सकता था। चुनाचा उसने ब्लू कैप्सूल हासिल करने के लिए दूसरा दांव खेला। उसने ब्रूनो को उस ट्रांसमीटर पर बैठा दिया जिसका ताल्लुक दूसरे कमरे से था, और उसे वहां छोड़कर सीधा उस कमरे में आया। उस वक्त ट्रांसमीटर पर बल्ब जल रहा था। डी सिल्वा ने हेडक्वार्टर का कोड और मशीनी आवाज पहले ही टेप करके उस ट्रांसमीटर के साथ जोड़ रखी थी। चुनाचा उसने ट्रांसमीटर के साथ वो टेप भी ऑन कर दी। इस तरह वो खास मशीनी आवाज ब्रूनो को सुनाई दी और ब्रूनो मुतमिन हो गया। फिर डी सिल्वा ने टेप ऑन ऑफ करके चीफ बॉस के लहजे में खुद ब्रूनो से बात की और उसे हिदायत दी कि ब्लू कैप्सूल डी सिल्वा के हवाले कर दे। इस तरह वो बिना किसी शक और शुबहे के ब्रूनो से ब्लू कैप्सूल हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन उसे मालूम था कि ब्रूनो के जिस्म में माइक्रो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसलिए वो उसे यहीं हलाक नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि वो उसे सरहद पार करा के अपने आदमियों से गोली मरवा देगा। इस तरह वो हर शक और शुबहे से ऊपर हो जाएगा। जब ब्रूनो उसके पास आया ही नहीं तो वो ब्रूनो के बारे में क्या जान सकता था। इसी दौरान उसने एक ऐसी जुर्म पेशा तंजीम से भी राब्ता कर लिया जो साइंस के राज चुराकर बड़ी बड़ी हुकूमतों को बेचती थी। उस तंजीम का खुफिया नाम ओंकलैंड था। जब उन्हें ब्लू कैप्सूल की अहमियत बताई तो वो फौरन बड़ी रकम के एवज में उसे खरीदने पर तैयार हो गए। लेकिन न जाने कैसे ब्रूनो को उस पर शक हो गया और वो अलमारी तोड़कर दूसरे कमरे के रास्ते वहां पहुंच गया। अगर उसका साथी स्क्रीन पर उसे चेक न कर लेता तो मामला बिगड़ सकता था। चुनाचा उसने जैसे ही ब्रूनो उस कमरे में दाखिल हुआ वो सिस्टम ऑन कर दिया, जिससे वहां मकनातीसी लहरें काम करने लगती थीं। इस तरह वो ब्रूनो पर काबू पाने में कामयाब हो गया। अब कल वो लंबी रकम लेकर ब्लू कैप्सूल ऑकलैंड के हवाले कर देगा और फिर ब्रूनो को बेहोशी की हालत में सरहद पार कराकर कत्ल करा देगा और मामला खत्म हो जाएगा। वो ब्रूनो को सरहद पार कराने और कत्ल का प्लान सोच ही रहा था कि अचानक एक साथी घबराए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बॉस, एक मशकूक आदमी पकड़ा गया है। वो कोठी की पिछली तरफ से अंदर दाखिल हुआ था। ब्लड हाउंड उस पर झपटा तो उसने ब्लड हाउंड को खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमने उस पर काबू पाया है और उसके हाथों में रस्सी डाल दी है। वो कहता है कि वो आपसे मिलने आया है और कोई खास पैगाम देना चाहता है। मुझसे मिलने आया है, आने वाले ने हैरत से कहा। और ऐसे रास्ते से वो कौन हो सकता है? डी सिल्वा एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर वो उसके साथ चलता हुआ डाइनिंग रूम में पहुंच गया। अंदर चूंकि एक मुसल्लह आदमी मौजूद था, इसलिए उसने अपने साथ आए शख्स को बाहर रुकने के लिए कहा। उसका तीसरा मुसल्लह साथी पहले ही बाहर मौजूद था। ये तीनों उसके खास आदमी थे और वो इन्हीं तीनों के साथ कोठी में रहता था। उसने शादी नहीं की थी, इसलिए इनके अलावा कोई और नौकर नहीं रखता था। यही तीनों उसके सारे काम करते थे। इस तरह डी सिल्वा के ख्याल में उसके सारे राज ही रहते थे। डी सिल्वा अंदर दाखिल हुआ तो उसने सोफे पर बैठे एक लंबे तरंगे नौजवान को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसने अपना तारुफ करवाया और उसे गौर से देखता रहा। आदमी के कहने पर उसने अपने मुसल्लह साथी को भी बाहर भेज दिया, क्योंकि बंधे हुए शख्स से आखिर क्या खतरा हो सकता था। जब उस आदमी ने डिफेंस लैबोरेटरी 3 का हवाला दिया तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा, मगर उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। वो आदमी अपने आप को किसी जुर्म पेशा तंजीम का आदमी बता रहा था और कोई सौदा करना चाहता था। डी सिल्वा गुस्से से पागल हो गया कि इतनी मेहनत के बाद जब कमाई का वक्त आया तो ये न जाने कहां से टपक पड़ा। उसने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया, मगर चूंकि उसकी जेब में रिवॉल्वर नहीं था, वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि वहीं से अपने आदमी को बुला ले और उसे गोलियों से छलनी कर दे। लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कोई चीज उसकी खोपड़ी से टकराई और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा ही था कि वो आदमी उछलकर उसके ऊपर आ गिरा। डी सिल्वा ने संभलते ही उसे एक तरफ धकेलना चाहा, मगर वो आदमी न जाने किस मिट्टी का बना था
बंधा होने के बावजूद उसने डी सिल्वा की गर्दन के चारों तरफ अपनी टांगें डाल लीं और फिर ऐसा झटका दिया कि डी सिल्वा का जिस्म लख्त होकर बेहिस हो गया। वो देख तो सकता था मगर कर कुछ नहीं सकता था। डी सिल्वा के बेहिस होते ही वो आदमी उठा और फिर किसी जादूगर की तरह अपने दोनों हाथ टांगों के नीचे से निकाल लिए। हाथ सामने आते ही उसने शीशे की नॉब वाली मेज के किनारे से रस्सियां रगड़नी शुरू की और डी सिल्वा के देखते ही देखते उसने अपने हाथ बंदिशों से आजाद करा लिए। फिर वो आगे बढ़ा, दरवाजा अंदर से बंद किया और बेहिस पड़े डी सिल्वा को उठाकर सोफे पर डाल दिया। उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। उसी लम्हे डी सिल्वा को महसूस हुआ कि उसके बेहिस जिस्म में फिर से ताकत लौट रही है। मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह हरकत में आता, उस आदमी का हाथ चला और डी सिल्वा की कनपटी पर इतनी जोरदार चोट पड़ी कि उसका जहन फौरन तारीकियों में डूब गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके साथी उस पर झुके हुए थे। होश में आते ही वो एक झटके से उठ बैठा। वो अभी भी डाइनिंग रूम के सोफे पर पड़ा था। क्या हुआ, मर गया वो आदमी? डी सिल्वा ने उठते हुए कहा। वो निकल जाने में कामयाब हो गया है। उसने हमें डॉज दे दिया। जब हम पिछली तरफ गए तो वो फाटक की राह से निकल गया। उसके एक साथी ने शर्मिंदा लहजे में कहा, ओह यू ब्लडी फूल, अरे अहम को, क्या तुम बाहर खड़े बहरे हो गए थे? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? डी सिल्वा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बस हल्की सी आवाज तो आई थी मगर हम समझे आप उसे सजा दे रहे हैं। मार्टी अंदर गया लेकिन वो भी बाहर नहीं आया। हम मुतमिन थे कि वो बंदा बंधा हुआ है। उस आदमी ने सर झुकाते हुए कहा। ओ वेरी बैड, हैरत अंगेज आदमी था। इतनी फुर्तीला और चालाक शख्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। डी सिल्वा ने पैर पटकते हुए कहा। अगले ही पल उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले वो आदमी उसकी तलाशी ले रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेबों में हाथ डाला और उसके जहन में जैसे धमाका हो गया। जेब से जिगर फॉल वाला खास कार्ड गायब था। इसका मतलब साफ था, वो कार्ड आदमी निकाल कर ले गया है। ये जगह मशकूक हो गई है। फौरन यहां से निकलने के इंतजाम करो। सब कुछ इमरजेंसी शिफ्ट करो खुफिया रास्ते से जल्दी। मैं ब्रूनो के पास जा रहा हूं, उसे भी शिफ्ट करना है, जल्दी करो। एक लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए, डी सिल्वा ने चीखते हुए कहा और कमरे से भागा। वो दौड़ता हुआ ब्लू रूम की तरफ बढ़ा जहां उसने ब्रूनो को रखा था। वो ब्लू रूम से लगे कमरे में रखे ब्लू कैप्सूल को पहले अपने कब्जे में करना चाहता था। उसके बाद उसका इरादा था कि वो खुद ब्रूनो को उठाकर सबसे पहले यहां से निकल जाए, उसके आदमी बाद में आते रहेंगे। मगर जब वो कमरे में पहुंचा और मेज के दराज का खुफिया खाना खोला तो उसके सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वो हैरत से आंखें फाड़े खाली खाने को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अचानक बेनूर हो गई हों। क्या देख रहे हो डी सिल्वा? हाथी के मुंह से गन्ना छीनना खाला जी का खेल नहीं होता। अचानक एक आवाज उसके कानों में पिघली और डी सिल्वा हैरत की शिद्दत से उछल पड़ा। अगले ही पल उसका जिस्म बूथ बन गया। ब्रूनो उसके सामने खड़ा था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तुम होश में? डी सिल्वा ने हैरान और गूंगे लहजे में कहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।